नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, जिसे मैं एक कालावधि के रूप में अगर परिभाषित करूं तो 1707 से 1807 ईस्वी के दौरान किन मुगल शासकों का भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन रहा, उनके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की जब मैं बात करूं तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का तात्पर्य है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इस भारतीय उपमहाद्वीप पर जब तक मुगल सत्ता विद्यमान रही, तब तक किन मुगल शासकों का, किन मुगल बादशाहों का शासन रहा और उनके शासनकाल के दौरान कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो घटित हुए, या उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की कौन कौन सी अहम विशेषताएं थी, जिसके आधार पर हम 18वीं सदी के भारतीय इतिहास को और 1857 ईस्वी के विद्रोह तक की घटनाओं को हम इन शासकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के जब हम लैंडमार्क की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है। औरंगजेब अंतिम महान मुगल बादशाह थे, जिनके समय में मुगल साम्राज्य है उसको काफ़ी हद तक उसको केंद्रीकरण को बनाकर रखा गया, मुगल साम्राज्य के पतन को रोकने का प्रयास किया गया। तो हम औरंगजेब की मृत्यु के जैसे कि बाद के समय में उसके बाद के उत्तराधिकारियों शासकों के बारे में हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब वही महान मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1657 से 1707 ईस्वी के दौरान इस भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक शासन किया। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में किस प्रकार से उसके गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है, और जो दरबार का जो सत्ता का जो संघर्ष था, उन सत्ता के संघर्ष के कारण से किस प्रकार स्थानीय शक्तियों को या अमीरों को या मनसबदारों को या क्षेत्रीय सूबेदारों को किस प्रकार से अपनी जो शक्ति है उनको बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो इसी को हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रखते हैं। जब अगर हम बात करें कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य जब शब्द का प्रयोग करूं तो इसका तात्पर्य 1707 से 1807 ईस्वी के दौरान के मुगल शासकों या मुगल बादशाहों के बारे में मैं अपनी बात करूंगा। जब हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की कुछ बात करते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को हम किन सामान्य विशेषताओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें, तो कुछ अहम विशेषताओं की ओर मैं आपका ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूँगा। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को बात करूं, चूंकि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के लैंडमार्क के रूप में मैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय से अपना जो व्याख्यान है वो प्रारंभ कर रहा हूं। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को अगर हमें 4-5 कुछ ऐसी विशेषताओं की बात करनी हो जिसके आधार पर इस उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को पहचाना जा सके, तो कुछ अहम विशेषताएं हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रख सकते हैं। उसमें पहली विशेषता आती है कि मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता का तीव्र विघटन होता है। अर्थात 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1857 ईस्वी के बीच में, या मैं कहूँ कि 1757 ईस्वी तक यानी प्लासी की लड़ाई तक ही वो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता का पूरी तरह से विघटन हो जाता है और जो मुगल बादशाह जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर केंद्रीकृत सत्ता का एक केंद्र बिंदु बना हुआ था, वह मुगल बादशाह स्वयं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी प्रभुता के लिए मराठों जैसी शक्ति पर आश्रित हो जाता है। बंगाल है, अवध है, हैदराबाद जैसे विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उस समय उदय हो जाता है, और जो मुगल बादशाह सिर्फ उनको केवल स्वीकृति जारी करने तक ही जाकर के सीमित रह जाता है। तो हम कहें कि वो मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता का तीव्र विघटन है, वो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की अहम विशेषता थी। दरबार के षड्यंत्रों में इसमें तीव्र वृद्धि हो जाती है। यह दरबारी षड्यंत्रों का तात्पर्य क्या है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो जो अमीर थे, जो सूबेदार थे और प्रमुख जो मुगल जो सेना नायक थे, वो उत्तराधिकारी की लड़ाई में किसी न किसी एक सत्ता के दावेदार का उन्होंने पक्ष लिया, और उन्होंने पक्ष उसी व्यक्ति का लिया, उसी सत्ता के दावेदार का लिया जो उनके हितों की गारंटी दे सके, उनको ज्यादा दरबार में सम्मान और उनको ओहदा है वो दे सके। तो दरबारी षड्यंत्रों में तीव्र वृद्धि हुई और इस दरबारी षड्यंत्रों में तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप
थोड़े थोड़े अंतराल में विभिन्न प्रकार के मुगल बादशाहों का आना जाना बना रहा, और दरबार में इस दरबारी षड्यंत्र को गति देने में कई, जैसे कि जो परस्पर हितों पर आधारित कई गुट है वो बन गया। उनमें से एक गुट था वो तुरानी गुट के रूप में सामने आता है। तुरानी यानी मतलब जैसे कि तुर्किस्तान के जैसे मूल स्थान से अपना तादाद में स्थापित करने वाले अमीरों का गुट। एक ईरानी दल का गुट है उस समय उभर करके सामने आ जाता है। एक हिंदुस्तानी दल का गुट से उभर करके सामने आ जाता है। तो अमीरों के जो ये तीन गुट हैं, ये समय समय पर इन्होंने उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों को शासन की सत्ता तक पहुंचाने का कार्य किया, और जब उनके स्वार्थों की पूर्ति उनसे नहीं हुई तो उन्होंने आपसी षड्यंत्रों के द्वारा इन मुगल शासकों को सत्ता से बेदखल कर दिया। इनका हम बाद में विस्तार से विवेचन करेंगे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं उनका भी उदय होता है। चूंकि जो उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह थे उन्होंने सिर्फ गद्दी पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने पर ध्यान दिया, और उनकी जो आंतरिक जो दरबारी की लड़ाई थी, उनकी जो सत्ता के अधिकार को लेकर के जो राजकुमारों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसको बनाए रखने के लिए या अपने को बादशाह के पद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने विभिन्न अमीरों का या क्षेत्रीय सूबेदारों का सहारा लिया। इन क्षेत्रीय सूबेदारों ने उन राजकुमारों के पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए उनके सामने कुछ ऐसी अवांछित शर्तें रखी जो उन्हें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जिसकी परिणति विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का उदय था। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल है वो काफी लंबे समय तक एक मुगल साम्राज्य का एक समृद्ध प्रांत रहा था, लेकिन 1717 ईस्वी में जैसे मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को एक प्रकार से एक स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बना दिया था। हालांकि वो मुगल बादशाह से उसकी स्वीकृति लेता रहा, उसकी औपचारिक जो सत्ता है वो मुगल बादशाह की मानता रहा, लेकिन व्यवहार में मुर्शीद कुली खान ने और उसके बाद में सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के अधीन ये जो बंगाल का जो प्रांत है वो वंशानुगत हो गया, और वहां पर मुर्शीद कुली खां के जो वंशज है उनका शासन है वो कायम हो गया। इसी प्रकार से हम अवध में सादत खां बुरहान मुल्क के द्वारा अवध में एक स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य की स्थापना कर दी गई। हालांकि ये सारे के सारे जो राज्य थे वो मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य थे, और इन पर कभी ना कभी मुगल बादशाहों की केंद्रीकृत सत्ता विद्यमान थी, जिन्होंने विभिन्न सूबेदारों के माध्यम से, विभिन्न जैसे कि प्रांतीय शासकों के माध्यम से केंद्रीकृत सत्ता बनाए रखी थी। इसी प्रकार से हैदराबाद में निजाम के राज्य की स्थापना हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो दरबार के जो षड्यंत्र है, दरबार की जो घिनौनी राजनीति है, सत्ता की लोलुपता ने जो परिवर्ती जो मुगल बादशाह थे, परिवर्ती मुगल बादशाह की जब मैं बात करूं तो मेरा उसका तात्पर्य है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद में जो भी क्रम से शासक बनते रहे और जैसे कि सत्ता से विमुख होते रहे और अमीरों के हाथों के वो कठपुतली बन गए, तो उन्हीं अमीरों ने विभिन्न क्षेत्रीय रियासतों को अपने जैसे कि अपने वंश के लिए अपनी एक प्रकार से वंशानुगत जागीर के रूप में उन्होंने परिणित कर लिया, और केंद्रीकृत जो मुगल साम्राज्य जो अपने विस्तार के लिए, अपने वैभव के लिए, अपनी प्रभुता के लिए जाना जाता था, वो एक छोटे छोटे राज्यों में बंटकर रह गया, और मुगल बादशाह की जो प्रभुता है वो नाम मात्र के सीमित रह गई। वो मुगल बादशाह को केवल वार्षिक खराज और कर के रूप में देकर के ये जो क्षेत्रीय राज्यों के जो शासक है वो स्वतंत्र रूप से राज्य करने लग गए थे। अगर हम इसी उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की जब बात करें तो नादिर शाह और अब्दाली के रूप में अफगानों के 1739 ईस्वी में जिन आक्रमणों की श्रृंखला प्रारंभ होती है वो 1765 ईस्वी तक लगातार निरंतर रूप से जारी होती है। चूंकि मुगल साम्राज्य है वो विकेंद्रीकृत हो चुका था, उसका कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। मुगल जो बादशाह जो भी बने वो उनमें इतनी शक्ति और इतनी योग्यता नहीं थी कि ये लगातार विघटित होते रहे मुगल केंद्रीकृत सत्ता के पतन को रोक सके। और जब सब कुछ बिखर रहा था तो उसी समय हम कहें कि कोड में खाज का जो काम है वो किया नादिर शाह जो कि एक ईरानी शासक था, और उस ईरानी शासक ने धन लोलुपता के कारण से जब भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में, उन्होंने दिल्ली को जबरदस्त तरीके से लूटा। और नादिर शाह के बाद में उसका जो सेनापति है, सेना नायक अफगान का जो शासक है अहमद शाह अब्दाली, उसने निरंतर 7-8 बार भारत पर आक्रमण किए, और जब चाहा उसने मन चाहा धन है वो इकट्ठा किया। तो नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों ने भी मुगल जैसे कि जो सत्ता को नेस्तनाबूद करने में, मुगल बादशाह की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने में अहम भूमिका है वो निभाई। अगर हम बात करें कि कुछ और उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की विशेषता की, तो मराठों की सत्ता का पेशवाओं के अधीन है वो व्यापक प्रचार प्रसार होता है।
हम जानते हैं कि मराठों की जो शक्ति का जो विकास है छत्रपति शिवाजी के अधीन हुआ, लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद में और शिवाजी के मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने उसके जैसे कि राज्य को हस्तगत करने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब अपनी मृत्यु तक पूरी तरह से मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ला पाया। बाद में 1707 ईस्वी में साहू के अधीन है मराठो है, उनकी सत्ता का जैसे कि संगठन प्रारंभ होता है और साहू भी बालाजी विश्वनाथ जैसे पेशवाओं के अधीन है, मराठों को एक भारत की एक केंद्रीय सत्ता के रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो मराठों की जो सत्ता का विकास होता है वो पेशवाओं के अधीन होता है और इन पेशवाओं ने मराठों को एक प्रकार से उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था जहां वो मुगल जैसे कि सत्ता का स्थान लेने के लिए एक प्रकार से तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां और मराठों की कुछ ऐसी भूलें थी जिसके कारण से वो इतिहास की यथार्थता है वो परिवर्तित नहीं हो सकी और मराठे हैं, लेकिन मराठों ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को पूरी तरह से उजागर कर दिया था और मुगल साम्राज्य की जो थोड़ी बहुत जीवन शक्ति या प्राण शक्ति बची हुई थी उस पर अंतिम रूप से प्रहार करने का कार्य उस मराठों का पेशवाओं के अधीन जो तीव्र गति से विस्तार और विकास हो रहा था उसने किया। अगर हम बात करें कि कुछ और विशेषताओं की, यूरोपीय कंपनियों का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, जैसा कि हम जानते हैं कि 16वीं सदी से ही भारत में विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां हैं प्रारंभ में व्यापार करने की इच्छा से आई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की और फ्रेंच कंपनी 1664 ईस्वी के बाद में भारतीय परिदृश्य में प्रवेश करती हैं। कुछ जैसे हम कहें कि डच कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, डेन कंपनी है, वो भारत में व्यापार करने के लिए आती है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद से और 1740-50 ईस्वी तक का जो दौर चलता है, दरबार में षड्यंत्र हो रहे हैं, क्षेत्रीय सत्ताओं का उदय हो रहा है, आपसी खींचतान हो रही है, मराठों की शक्ति बढ़ रही है, मराठे किसी भी हालात में वो लूट और खसोट में लगे हुए हैं और एक जो क्षेत्रीय राज्य दूसरे क्षेत्रीय राज्य का प्रभाव नहीं बढ़ने पाए, इसी कारण से विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल हैं। यहाँ तक कि वो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का भी सहयोग करते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण से यूरोपीय कंपनियों को जो कि अब तक व्यापार करने की इच्छा से ही भारत में जमी हुई थी, भारत की विघटित होती हुई राजनीतिक नैतिकता को देखते हुए उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का निर्णय लेती हैं। उनको लगा कि क्यों न इसमें मौके का फायदा उठा लिया जाए और इस मौके के फायदा के रूप में हम देखते हैं कि कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से भारत की राजनीतिक 18वीं सदी की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया, चूंकि मराठे हैं वो किसी भी हालत में लूट खसोट में लगे हुए थे और उन्होंने सभी भारतीय समकालीन शक्तियों को नाराज कर रहा था। जिन मराठों से ये उम्मीद बंधी हुई थी कि वो मुगलों की सत्ता का स्थान ले सकते हैं, वो मराठे अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण मुगल सत्ता का स्थान नहीं ले सके। किसी भी प्रकार से निजाम नहीं चाहते थे कि कर्नाटक की शक्ति में वृद्धि हो और कर्नाटक के जैसे कि शासक नहीं चाहते थे कि अवध के शासक की शक्ति में वृद्धि हो। अवध के शासक नहीं चाहते थे कि बंगाल की सत्ता का प्रचार और प्रसार है वो बढ़े। इन सब के जैसे के बीच में जो आपसी प्रतिस्पर्धा, शक्ति की जो खींचतान है, उसने एक ऐसी प्रकार की रिक्तता, ऐसी शून्यता पैदा कर दी कि यूरोपीय कंपनी को भारत के आंतरिक मामलों में राजनीतिक दखल करने का मौका मिल गया और इसकी परिणति ये हुई कि अंग्रेजों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो वैक्यूम पैदा हो गया था, जो निर्वात स्थिति पैदा हो गई थी, उस निर्वात को भरने का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो इनके बारे में हम विस्तार से अगले व्याख्यानों में पढ़ेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर कुछ मोटी मोटी चीजें हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं थी। तो आपको जब उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की बात कर रहा हूं तो मोटा मोटा है ये 18वीं सदी के भारत की बात कर रहा हूं और भी अगर मैं थोड़ा सा पास में आऊं तो समझ लो कि ये 1750 तक ईस्वी तक के घटनाक्रम है, उसकी बात है मैं कर रहा हूं। तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की जब बात हो तो आपको उंगलियों पर वो विशेषताएं कुछ है वो याद होनी चाहिए कि मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता का तीव्र विघटन हो जाता है, दरबार के षड्यंत्रों में तीव्र वृद्धि हो जाती है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाता है, नादिर शाह और अब्दाली के रूप में अफगानों के तीव्र आक्रमण हो जाते हैं, मराठों की सत्ता का पेशवाओं के अधीन प्रसार हो जाता है और मराठों की आपसी फूट के कारण से वो किसी का भी स्थान नहीं ले पाते। यूरोपीय कंपनियों का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये कुछ अहम विशेषताएं हैं जिनकी हमने बात की। बाद के हम जो व्याख्यान है उसमें हम प्रत्येक चीज का विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि मराठों की सत्ता का पेशवाओं के अधीन प्रसार कैसे हुआ है, अहमद शाह अब्दाली के भारत में आक्रमण है उसके क्या परिणाम हुए
और यूरोपीय कंपनियों ने, विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी का जो आंतरिक संघर्ष हुआ, जो सत्ता को लेकर के जो संघर्ष हुआ, भारत की जो क्षेत्रीय शक्तियों को जो सहयोग और समर्थन देने के नाम पर जो उनकी जो मंशा थी भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की, उसकी परिणति कहाँ तक गई, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे संघर्ष में सफल होकर के निकली और भारत को एक लंबे समय तक के लिए गुलाम बनाया। और अर्थात ये इतनी लंबी गुलामी थी कि 1947 में जाकर के ही भारत है वो अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो पाया। तो इन बातों का हम विस्तार से अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ बातों को देख लेते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में सबसे पहले अगर हम किसी शासक को रखना चाहें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे पहले किस मुगल शासक ने शासन किया, तो उसी के क्रम को हम देखने का प्रयास है वो करते हैं। मैं आप लोगों की जो उसके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम हो या कॉलेज की एग्जाम हो या आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम हो अच्छे स्टैंडर्ड की, तो जब भी आप एक थोड़ा सा है वो आपकी मेहनत होगी, बट आप इसका प्रयास कर सकते हैं कि 1707 से 1857 ईस्वी के दौरान कौन कौन मुगल शासक आए, उनका हमें एक बार क्रम है वो मोटा मोटा याद होना चाहिए। अगर हमें वो क्रम याद हो जाएगा तो उस कालखंड के पूरे इतिहास की घटनाओं को समझने में हमें एक आसानी होगी, एक सहूलियत होगी और हम घटनाक्रम को अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। तो 1707 से 1857 ईस्वी के दौरान जो मुगल शासक बने उसको मैंने क्रम से लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो उस श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। मुअज्जम इनका वास्तविक नाम था और इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के नाम से औरंगजेब के मृत्यु के जस्ट बाद 1707 ईस्वी में ये मुगल साम्राज्य के बादशाह बने। तो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम 1707 से 1712 ईस्वी तक शासक रहे। 1712 ईस्वी में जब इनके मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जहांदार शाह 1712 से 1713, इनको अजी मुसान के नाम से भी जाना जाता है, जहांदार शाह अजी मुसान के नाम से भी जाना जाता है, ये शासक रहे। तीसरे जो शासक आते हैं वो आते हैं फर्रुख शियर 1713 से 1719 तक। इसके बाद में 1719 में क्या हुआ कि कुछ दरबारी षड्यंत्रों में इतनी तीव्र वृद्धि होगी, इतनी आंतरिक अशांति कायम होगी कि क्रम से कुछ कुछ महीनों के लिए कुछ शासक आए और कुछ शासक जब अमीरों की इच्छा पर, जो उनको शासक बनाने वाले थे उनकी इच्छा पर खरे नहीं उतरे, तो उनको गद्दी से उतार करके मार डाला गया। तो उसी क्रम में मैंने चौथे नंबर पे लिखा है कि रफ़ी उद्दौला आए फर्रुख शियर के जस्ट बाद, फिर रफ़ी उदरजात आए, उसके बाद में नेकू शियर आए 1719 में। तो 1719 में 3 शासक हैं, उन्होंने मुगल बादशाहत है के पद को धारण किया। पांचवा जो मोहम्मद शाह प्रथम है, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, उसने काफी लंबे समय तक शासन किया। ये इस समय एकमात्र कठपुतली शासक है वो बनकर के रह गए थे। इन्हें 1719 से 1748 अर्थात पूरे 29 ईयर्स है इन्होंने मुगल बादशाह के पद को धारण किया, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरह से अमीरों के हाथों की कठपुतली थे। इनके समय में पेशवाओं का जो आतंक है वो बहुत बढ़ गया था। अवध है, हैदराबाद के निजाम हैं और बंगाल की जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी। अगर हम बात करें इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम की बाद की, तो अहमद शाह 1748 से 1754 तक ये शासक रहे हैं। फिर उसके बाद में हम आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। यहाँ आलमगीर द्वितीय की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आलमगीर प्रथम की जो उपाधि थी वो औरंगजेब की थी। तो इसलिए आलमगीर प्रथम जब पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में वो दे सकता है कि आलमगीर प्रथम 20 क्या शासक रहे थे, तो क्योंकि जो हमारा जो दृष्टिकोण होता है, क्योंकि हमने आलमगीर पढ़ा हुआ होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय से हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो हमें यह बारीकी से देखना है कि आलमगीर प्रथम बराबर औरंगजेब, और आलमगीर द्वितीय यहाँ पर शासक बने 1754 से 1759। क्योंकि जितने भी जो राजा और जो शासक रहे हैं उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय की परंपराएं रही हैं, वो अलग अलग व्यक्ति रहे हैं। इसी प्रकार से शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, 1759 से 1806 ये रहे शाह आलम द्वितीय, ये शासक जैसे कि बनते हैं। और उसके बाद में अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर तो जो वो शासक थे जो महान थे, जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, और ये अकबर द्वितीय थे 1806 से 1836।
37 ईस्वी तक। फिर बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं, चूंकि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे प्रथम शासक थे बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहा। ये बहादुर शाह जफर, क्योंकि जफर के नाम से कविताएं और शायरियां लिखे करते थे, इसलिए इनको जफर कहा जाता है। वैसे इनका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय था। 1837 और 1857 में शासक रहे। और जब भारत में 1857 का स्वतंत्रता जैसे कि संग्राम हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ, या कुछ भी कह सकते हो आप, तो उस समय मुगल बादशाह की जब बात करें तो वो उस समय बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ही थे। अब हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम में इन शासकों के क्रम को दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इन शासकों को शासन काल के अनुसार आरोही क्रम में जमाएं या अवरोही क्रम में। तो इतना मुश्किल नहीं है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर हमें सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस करनी है और पूरी 18वीं और 19वीं सदी का जो भारत का इतिहास है वो मुगल बादशाहों के परिप्रेक्ष्य में पूरा हो जाएगा। तो हमें वो घटनाक्रम है वो याद रहना चाहिए कि 1707 से 1857 ईस्वी के दौरान कौन कौन से मुगल बादशाह रहे। अब इन मुगल बादशाहों के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास है वो करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासकों से संबंधित ज्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बातें करेंगे। तो बात कर रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। एक एग्जाम में क्वेश्चन यही बन जाता है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद में जो सत्ता है वो निम्नलिखित में से किस शासक के पास गई या किसके पास रही, यानी कौन मुगल बादशाह बना। तो हम है वो बहादुर शाह प्रथम, यानी बहादुर शाह प्रथम है वो 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहते हैं, मुगल बादशाह रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसकी उत्तराधिकार के योग्यता रखने वाले उसके 3 बेटे उस समय विद्यमान रहते हैं। उसमें एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था आजम और एक था कामबख्श। हालांकि उसके 2 बड़े बेटे होते हैं, एक है मोहम्मद सुल्तान और एक होता है अकबर। लेकिन मोहम्मद सुल्तान है वो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अकबर जो है, और जो अकबर जो प्रथम, जो जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, मैंने सॉरी गलती से कह दिया कि वो 1556 से 1605, लेकिन वो तो अकबर था। और अकबर नाम का जो औरंगजेब का एक बेटा था वो मराठों से नहीं मारवाड़ों से जाकर के मिल गया था और एक प्रकार से विद्रोही हो गया। और चूंकि उसको मारवाड़ों ने यानी राठौड़ों ने ये आश्वासन दिया था कि अगर आप हमारा साथ दे औरंगजेब के खिलाफ तो हम आपको मुगल बादशाह के पद पर बिठा सकते हैं। लेकिन औरंगजेब की सतर्कता के कारण से, औरंगजेब के निरंतर सैनिक अभियानों के कारण जब अकबर प्रथम है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ तो वो विदेश चला गया, यानी ईरान पर चला गया। तो हम कहने को तो जो औरंगजेब के 5 लड़कों की जब उत्तराधिकारी के संघर्ष की बात करते हैं या उत्तराधिकारी के योग्य की बात करते हैं तो 5 लड़के थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय औरंगजेब के 3 ही बेटे ऐसे थे जिनको किसी न किसी के पास में मुगल बादशाह का पद है वो जाना था। वो 3 बेटे थे, एक का नाम था मुअज्जम वो थे जिसे औरंगजेब पसंद करते थे, औरंगजेब ने अपना एक प्रकार से उत्तराधिकारी भी घोषित किया हुआ था। दूसरे थे उनके आजम और तीसरा था कामबख्श। मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के समय वो काबुल के गवर्नर थे। आजम है वो आगरा और मालवा की सूबेदारी उनके पास थी और कामबख्श है वो गोलकुंडा और बीजापुर की जो सूबेदारी है वो उनके पास थी या उनकी गवर्नरशिप में वो क्षेत्र थे। जैसे ही औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु का समाचार सुना तो उस समय चूंकि जो मुअज्जम है वो काफी दूर थे उस समय दिल्ली से, और दिल्ली और आगरा के जो सबसे नजदीक थे वो आजम थे, तो आजम ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और आजम ने बादशाह घोषित करके वो तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। जब इस बात की जानकारी मुअज्जम को मिली तो मुअज्जम भी अपनी सेना लेकर के दिल्ली की ओर बढ़ा। तो दोनों के बीच में यानी मुअज्जम और आजम के बीच में 18 जून 1707 ईस्वी को जाजू की लड़ाई हुई। ये जाजू की लड़ाई हुई जिसमें बहादुर शाह ने आजम को परास्त किया और वो मुगल बादशाह है वो बन गए। तो जाजू की लड़ाई हुई 18 जून 1707 ईस्वी में। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी एक क्वेश्चन है कि जाजू की लड़ाई किस किस के बीच में हुई, तो हम कह सकते हैं कि मुअज्जम और आजम के बीच में। ऑप्शन में बहादुर शाह प्रथम भी हो सकता है क्योंकि मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके ही वो मुगल बादशाह बना था। तो 1707 ईस्वी में दोनों के बीच में उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई और उस उत्तराधिकारी की लड़ाई में मुगल बादशाह है वो बन गए थे बहादुर शाह प्रथम, यानी मुअज्जम है उनको ये पद मिल गया था।
इसके काल में एक जो दूसरी जो बात होती है वो ये होती है कि वकील ए मुतलक का जो पद है वो बहाल किया गया था। वकील ए मुतलक का जो पद है वो मुगलों में एक महत्वपूर्ण पद था, यानी सबसे जो प्रेस्टिजियस, सबसे सम्मानित जो पद था वो वकील ए मुतलक का पद था। इसको ये बाबर और हुमायूं के समय तक ये वकील ए मुतलक का पद रहा, लेकिन अकबर ने वकील मुतलक के पद है उसको एक प्रकार से समाप्त कर दिया, क्योंकि जब बैरम खां की बढ़ती हुई सत्ता के प्रभाव से जब अकबर है वो एक प्रकार से चिंतित हो गया, तो उन्होंने इस अति महत्वपूर्ण समझे जाने वाले पद है उसी को समाप्त कर दिया, जिसे वकील मुतलक का पद कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से आपके पास दो क्वेश्चन हो गए कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की एग्जाम है, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ की है या कॉलेज की है या आपकी कोई भी और अच्छे कंपटीशन की एग्जाम है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि वकील ए मुतलक का पद मुगल शासन में सबसे पहले किसने समाप्त किया, तो वो समाप्त किया था अकबर ने। अकबर जैसे कि महान जिसे कहते हैं, जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन उसी वकील ए मुतलक के पद को फिर बहाल करने का काम है वो करते हैं बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने वकील मुतलक का पद है उसको बहाल किया और असद खां को उन्होंने अपना वकील मुतलक बनाया। और जो बहादुर शाह प्रथम है वो मुनीम खां ने चूंकि उसका इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में साथ दिया था, और वो उन्होंने मुनीम खां को अपना वजीर बनाया और असद खां को वकील मुतलक का पद दे दिया। इस समय चूंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब के पूरे कालखंड में औरंगजेब के सिखों के साथ एक लंबी शत्रुता चली, और सिखों की शत्रुता चली और सिखों से सुलह समझौते के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक सिखों से मुगल साम्राज्य का कोई प्रकार का सुलह और समझौता नहीं हो सका। तो बहादुर शाह प्रथम के समय में जो एक सबसे अच्छी बात हुई वो ये हुई कि उस समय सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उस गुरु गोविंद सिंह के साथ है वो बहादुर शाह प्रथम है उसका एक समझौता हो गया और उन्होंने शांति स्थापित की, और गुरु के अधिकार क्षेत्र में जो इलाके थे वो उनके अधिकार क्षेत्र में रहने दिए गए, और गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब है वो प्रदान कर दिया। तो सिखों के साथ एक सुलह समझौते का जो प्रयास है वो बहादुर शाह प्रथम के समय में जाकर के किया गया। इसी समय अजीत सिंह और जय सिंह को उनके राज्य है वो वापस कर दिए गए। अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बने और जय सिंह हैं वो जिन्हें हम सवाई जय सिंह के नाम से भी जानते हैं, वो जयपुर के शासक थे। अजीत सिंह और जय सिंह को उनके राज्य है वो वापस कर दिए गए। बहादुर शाह प्रथम है वो दरबार के कार्यों में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, इसलिए उन्हें इतिहास में साहिब ए खबर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम बहादुर शाह प्रथम की बातें करेंगे तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ 2-4 बातें हैं वो आपको सिर्फ याद रखनी है, ज़्यादा इसमें आपको जाना नहीं है कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे पहले मुगल बादशाह बनने वाले कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। जाजों की लड़ाई किसके बीच में हुई? गुरु गोविंद सिंह के साथ अंतिम रूप से समझौता किसने किया? और साहिब ए खबर के नाम से किसे जाना जाता है? ये वकील मुतलक के पद को किसने बहाल किया? अब इसके बाद में जहांदार शाह, जिसे अजीम उस शाह भी कहा जाता है, वो 1712-1713 ईस्वी में मुगल जो बादशाह है वो बनते हैं। इस समय दरबार में ईरानी दल का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, और ईरानी दल के जुल्फिकार जैसे कि कहाँ है अजीम उस्सान है उसको बादशाह बनाने में मदद करते हैं, और अजीम उस्सान जहांदार शाह के रूप में मुगल बादशाह बनते हैं। चूंकि इस समय ईरानी दल के जो प्रमुख नेता थे वो दरबार में, मुगल दरबार में वो थे जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां को इसका इनाम किसके रूप में मिलता है? जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया जाता है जहांदार शाह के द्वारा, और ये वो जहांदार शाही थे जिन्होंने आमेर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि दी और जोधपुर के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जहांदार शाह का एक और जो अनुकरणीय कार्य था उसके शासनकाल में, यानी उसके मुगल बादशाह के दौरान जजिया को समाप्त किया गया और राजस्व वसूली के लिए लेकिन इजारा प्रथा को प्रारंभ किया। इजारा प्रथा का मतलब है ठेके पर लगान वसूल करने की प्रथा। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसे लंपट मूर्ख का मतलब भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो विलासी प्रकृति की रानी थी लाड कंवर, जिसके चारों तरफ ख्वाजा सरों का प्रभाव अधिक रहता था। ये कामुक प्रवृत्ति की महिला थी, और ये कामुक प्रवृत्ति की महिला ने इसको शराब में इतना डुबा दिया था कि एक प्रकार से राज कार्यों से इसको विमुख कर दिया था। तो इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, और इसके जो सारे के सारे जो फैसले हैं उसको राज के कार्यों की कोई खबर नहीं थी। सारे के सारे फैसले इसकी रानी लाड कंवर के द्वारा लिए जाते थे, जिसके कारण से दरबार में षड्यंत्र है उसमें तीव्र वृद्धि होगी। तो जब हम जहांदार शाह की बात करेंगे या अजीम शान की बात करेंगे तो जो बातें हमें याद रखने की वो है कि जुल्फिकार खां किसके समय में वजीर बने? जुल्फिकार ईरानी दल के नेता थे और वो जहांदार शाह के समय में वजीर बने।
जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? जयसिंह को सवाई की उपाधि इसी जहांदार शाह ने दी है। और हम कहें कि जजिया को समाप्त किसने किया? क्योंकि औरंगजेब ने जजिया इम्पोज कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 में जब मारवाड़ का संकट पैदा हुआ और जब उनको लगा कि मुसलमानों को साथ लेना जरूरी है और हिंदू प्रजा उनके खिलाफ हो रही है, तो उन्होंने जजिया इम्पोज कर दिया था। हालांकि अकबर के समय में ये जजिया समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया इम्पोज किया तो उस जजिया को समाप्त करने का काम किया था जहांदार शाह ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्व वसूली के लिए किस मुगल शासक ने इजारा प्रथा को प्रारंभ किया? तो इजारा प्रथा का मतलब है ठेके पर लगान वसूल करने की व्यवस्था। वो किया था जहांदार शाह ने। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लाड कुंवर का संबंध किस मुगल बादशाह से था? तो इन सब में हम जहांदार शाह को रख के देखेंगे। इस जहांदार शाह के जैसे कि जो बात है, ये लगातार ये वो दौर है जब दरबार में षड्यंत्र हो रहा है। आज जुल्फिकार खां की चल रही है, कभी मुनीम खां की चल रही है, कभी कोई और जैसे कि अमीरों का जो नेता बन करके किसी और व्यक्ति को सत्ता का दावेदार बना देगा। और उस जो दरबार के जो षड्यंत्र थे, दरबार में जो खून खराबा हो रहा था, उसमें अनेक प्रकार के शासक है वो लगातार आते रहे जाते रहे। और जिस वजीर ने, जिस अमीर ने उसका साथ दिया था, वो कभी वजीर बना, कभी वो एक महत्वपूर्ण पद पर विराजित हुए और सारे फैसले उसी के द्वारा किए जाते थे। तो पूरा का जो परिदृश्य है, ये घटनाक्रम है, ये कुछ वो ही चल रहा है। अब हम बात करें तो कि जहांदार शाह के बाद में फर्रुखशियर है वो मुगल बादशाह बनते हैं 1713 से 1719। इस समय क्या होता है कि जहांदार शाह के शासन काल में ही मुगल दरबार में सैयद बंधुओं, यानी सैयद बंधु वो थे जो वो भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने, वो भारतीय हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम को धारण करके वो भारतीय मुसलमान बन गए थे। तो इन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तानी दल के जो भारतीय मुसलमान हैं उनका प्रभाव भी इस दरबार में बढ़ने लग गया था। और हिंदुस्तानी दल के जो मुसलमान हैं उनका नेतृत्व कर रहे थे दो भाई, जिनको सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इसमें एक भाई थे अब्दुल्ला खां और दूसरा भाई थे हुसैन अली। ये अब्दुल्ला खां और हुसैन अली है, इन्होंने दरबार के षड्यंत्रों में सक्रियता से भाग लेकर के उन्होंने जहांदार शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और फर्रुखशियर को सत्ता पर जैसे कि पहुंचाया। तो फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को तो अपना वजीर बनाया और हुसैन अली खां को अपना मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। इन सैयद बंधुओं को, इन अब्दुल्ला बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई मुगल शासक बनाए, उन मुगल शासकों को सत्ता से उतारा, कई को मौत के घाट उतारा, अपने मनोनुकूल परिणाम है उन्होंने स्थापित किए। लेकिन जब हम बात करें कि अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करने का और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया, तो वो नाम आता है फर्रुखशियर का। बंदा बहादुर यानी सिखों के नेता के खिलाफ इसने सशक्त अभियान चलाया और बंदा बहादुर को एक सैनिक अभियान के माध्यम से मारने का श्रेय है वो फर्रुखशियर को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक के रूप में व्यापारिक सुविधाओं को जो बहाल किया वो थे फर्रुखशियर। दस्तक एक्चुअल में क्या था कि एक परमिट पत्र था, एक पारगमन पत्र था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी के व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए फ्री एंट्री देने वाला एक पास था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कंपनी का व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स या चुंगी देनी नहीं पड़ती थी। ये जो दस्तक की जो व्यवस्था को जो शुरू करने वाले मुगल बादशाह थे वो थे फर्रुखशियर थे। बाद में हम देखेंगे कि इसी दस्तक का जो दुरुपयोग के कारण, इसी दस्तक के दुरुपयोग के कारण से बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो तात्कालिक जो अधिकारी थे उनके बीच में इतना विवाद पैदा हुआ कि जिसकी परिणति हम प्लासी के युद्ध के रूप में, बक्सर के युद्ध के रूप में देखते हैं। और ये इतनी बड़ी दुर्घटना साबित हुई कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का जो प्रांत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला जाता है। तो जो दस्तक नामक जो व्यापारिक विशेष अधिकार का जो पारगमन पत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो फर्रुखशियर के द्वारा प्रदान किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको याद रखना है। जब बात करें कि दस्तक की व्यवस्था की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की, तो दस्तक की मुगल व्यवस्था की शुरुआत करने वाले थे फर्रुखशियर। मराठों को दक्कन में 6 सूबों की चौथ और सरदेश दुमुकी देने का करार सैयद बंधुओं के द्वारा किया गया। मराठों को एक प्रकार से, क्योंकि साहू जी को जो मुक्त कर दिया गया था वो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। साहू वही थे जो औरंगजेब की कैद में थे, लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम शासक बने तो उन्होंने मुगल मराठों के जो नेता थे, मराठों के जो शासक थे, साहू को कैद से मुक्त कर दिया। लेकिन इन मराठों को दक्कन में 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुखी देने का जो करार है वो फर्रुखशियर के समय में किया गया। और इस करार को करने में मराठों की ओर से उस समय मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ और
मुगल दरबार में सैयद बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये इतना महत्वपूर्ण करार था कि इसको मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसने मराठों को दक्कन यानी दक्षिण के 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुक्ति देने का अधिकार दिया। बस काम क्या करना था कि इसमें कि साहू को मुगल दरबार में कुछ जैसे कि जो घुड़सवार हैं वो सैयद बंधुओं की रक्षा के लिए रखने थे, और एक प्रकार से मुगलों की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करना था। तो लेकिन इसने मराठों को मुगल जिस उस समय की भारतीय राजनीति में खड़ा होने का मौका है वो अवसर प्रदान किया। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि फर्रुखसियर के जैसे कि काल में जब कुछ फर्रुखसियर को अन्य अमीरों के द्वारा इस प्रकार का इनपुट दिया गया कि सैयद बंधु उनके खिलाफ को षड्यंत्र कर रहे हैं, और सैयद बंधुओं को इस प्रकार का इनपुट दिया गया कि फर्रुखसियर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पर छठी जो लाइन लिख दी गई है कि सैयद बंधुओं के द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई, क्योंकि जब सैयद बंधुओं को जब ये आभास हो गया था कि फर्रुखसियर किसी अन्य गुट के अमीर से मिलकर के उनको सत्ता से बेदखल करना चाहता है, उनकी हत्या करना चाहता है, तो उन्होंने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में जो सैयद बंधु है, सैयद बंधु ने क्रम से रफी उद रजात, रफी उद दौला, नेकुसियर को शासक बनाते हैं, और इसके बाद में वो मोहम्मद शाह प्रथम, जिसे हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं, उस रंगीला को उत्तरवर्ती मुगल शासकों के रूप में स्थापित करते हैं। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा विस्तार से है और वो पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।